हाय स्टूडेंट्स, हम लोग लेक्चर नंबर 9 में वेपर प्रेशर पे काम किए थे। आपको मैं 3 टर्म और तीनों को अलग अलग करके बता दिया हूं कि वेपर प्रेशर क्या होता है, लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है और रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है। दोस्तों, अब इस सेक्शन में उसी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के बेस पे एक लॉ है, जिस लॉ पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो इस वेपर प्रेशर के कंसेप्ट पर रॉल्स ने, नाम था रॉल्स, फ्रेंच साइंटिस्ट, 1886 में एक लॉ दिया। लेकिन वो जो लॉ दिया गया है वो 2 सेक्शन में, अच्छे समझिए। एक सेक्शन है सॉल्यूट सॉल्वेंट सिस्टम, जिसपे आप अभी तक तो मैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का बात किया, मैं उसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट के सिस्टम पे ही काम किया। और एक लॉ है जो हम लोग सेकेंड सेक्शन में पढ़ेंगे, वो होगा सॉल्वेंट सॉल्वेंट सिस्टम। मतलब 2 सॉल्वेंट को ही मिलाया जाए तो वेपर तो दोनों सॉल्वेंट का बनेगा। तो एक बार फिर से, एक लॉ सॉल्यूट सॉल्वेंट सिस्टम के लिए है, एक सॉल्वेंट सॉल्वेंट सिस्टम के लिए। दोनों लॉ रॉल्स के द्वारा ही दिया गया है। आज हम लोग पहला सेक्शन पे बात करेंगे और उसका नाम होगा रॉल्स लॉ फॉर सॉल्यूट सॉल्वेंट सिस्टम। इसका मतलब हुआ कि इसमें एक सॉल्वेंट होगा और उसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाने से जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर या लोअरिंग वेपर प्रेशर या वेपर प्रेशर कितना से डिक्रीज करेगा, उस पर उन्होंने लॉ दिया। क्लियर? अब आइए शुरुआत करते हैं रॉल्स। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। कल हम लोग देखे थे कि रॉल्स लॉ से पहले हम लोग वेपर प्रेशर को देखे थे, और उस वेपर प्रेशर में मैंने कहा था कि यदि कोई सॉल्वेंट है तो उसका अपना वेपर बनेगा, वो प्रेशर एग्जर्ट करेगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम। अगर उसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाल दोगे तो उसका यानी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर घट। यानी हमने कल जानबूझ के, आज चूंकि इसका डिस्कशन करना है तो मैंने अपने ढंग से कहा था कि अगर सॉल्वेंट है तो वो प्रेशर सॉल्वेंट का है, वेपर प्रेशर। सॉल्यूशन है, कहने के लिए वो सॉल्यूशन है, वहां भी जो वेपर है वो सॉल्वेंट का ही है, और वेपर प्रेशर भी है वो सॉल्वेंट का है, बट वो सॉल्वेंट सॉल्यूट के साथ है तो नाम दे देते हैं ये सॉल्यूशन। क्लियर? अब हम लोग क्या करते हैं, जरा सोचते हैं। अगर मान लो कोई सॉल्यूशन है, आराम से सोचो, फिर लॉ पे लाएंगे। स्टेटमेंट के बाद तो तुरंत क्लियर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा एनालिसिस करवा दो। मान लो एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन में एक सॉल्वेंट है और दूसरा नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। तो वो जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा, नाम तो सॉल्यूशन ही दोगे, एक्चुअल में सॉल्वेंट का ही होगा, लेकिन नाम तो सॉल्यूशन ही देंगे। तो वो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, वो बताओ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सॉल्वेंट के अमाउंट के या सॉल्यूट के अमाउंट के? तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि सॉल्यूशन से भी वेपर जो बनता है वो सॉल्वेंट का ही वेपर बनता है। यानी किसी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा, वो वेपर प्रेशर उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्वेंट के मात्रा के बढ़ने से बढ़े। सॉल्यूट डालोगे, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घटेगा। जितना सॉल्यूट मिलाओगे उतना घटेगा। ये मैंने लोअरिंग केस में भी क्लियर किया था, और इसी के बेस पे लॉ है सॉल्यूट सॉल्वेंट सिस्टम का। अगर एक्चुअल कहिए जो लॉ का फ्रेमिंग है वो मैंने अपने डिस्कशन में ले लिया। आज तो लाइन देंगे और मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब आइए, दिमाग पे सेट हो गया कि किसी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वह उस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल,
और यही लॉ है। रॉल्स ने इसी को लिखा है, जो क्या लिखा है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक, किसी सॉल्यूशन का सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट कहोगे, सॉल्यूशन तो लिक्विड का भी होगा। अगर ये बात आपके दिमाग में आ रहा है तो जस्ट अगला लेक्चर, आज हम सॉल्यूट सॉल्वेंट सिस्टम का लॉ देखे, फॉर्मूला डिराइव करके न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करा के रोके। अगले सेक्शन में सॉल्वेंट तो मैं बोल रहा हूं कि वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, लेकिन ये सॉल्यूशन टॉपिक ही दे दिए हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट वाला सॉल्यूशन। ये टॉपिक है सॉल्यूट सॉल्वेंट। मेरा टॉपिक आप देख सकते हैं, रॉल्स लॉ फॉर सॉल्यूट सॉल्वेंट सिस्टम। इसलिए दिमाग में लाना भी मत कि सॉल्वेंट सॉल्वेंट। तो फिर से, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। बड़ा सिंपल है, क्योंकि सॉल्यूशन का जो वेपर बनेगा या वेपर का प्रेशर जो होगा वो उतना ज्यादा होगा जितना ज्यादा नीचे सॉल्वेंट रहेगा। सॉल्वेंट अगर अधिक है तो वेपर क्या होगा, अधिक होगा। क्लियर है? फिर से कहते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। क्योंकि सॉल्यूट मिलाओगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घटेगा, कल भी डिस्कस हो चुका था। तो आइए इसी लॉ को अब मैथमेटिकली देखेंगे, लेकिन लैंग्वेज आपके दिमाग में जो मैंने दिया उसको राइट भी कर दिया है। देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। क्लियर है? एक सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उसमें प्रेजेंट सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब आइए इसको, इसी बात को मैंने लैंग्वेज में लिया कि पीएस, तो पीएस का जो टर्म है, पीएस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को आप थोड़ा सा यहां फिगर से समझिए। यहां से मैंने फिगर बना लिया है नॉर्मल, एक नीचे में आप देख लो, जो ब्लैक पॉइंट से मारा मैंने माना वो सॉल्वेंट है, जो ब्लू कलर से दिखाया वो सॉल्यूट पार्टिकल दिखाया। वेपर बना, किसका वेपर बनेगा, सॉल्वेंट का, जो ब्लैक पार्टिकल है। और अगर कंसेप्ट लोगे तो ये वेपर बना। डेफिनेशन के लिए डायनामिक इक्विलिब्रिया भी जरूरी है, तो ये डायनामिक इक्विलिब्रिया को एस्टैब्लिश है। और जब डायनामिक इक्विलिब्रिया एस्टैब्लिश होगा तो पीएस जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगा। लेकिन बार बार मैं इस बात को बोल रहा हूं कि एग्जैक्टली वो सॉल्वेंट का वेपर है, क्योंकि नीचे तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। चलिए, तो ये कैपिटल एन जो आपको दिखा रहा हूं मैं, ये सॉल्वेंट का मोल है, और स्मॉल एन जो है वो सॉल्यूट का मोल है। ठीक है? चलिए, तो पीएस जो है प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यानी पीएस प्रोपोर्शनल टू n/n+n। ये मोल फ्रैक्शन, किसी का मोल फ्रैक्शन तो इंडिविजुअल मोल डिवाइडिंग बाय टोटल मोल। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, सॉल्वेंट का मोल डिवाइडिंग बाय सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट का मोल। और यदि आपको यहां पे ये वीडियो पहली बार आप देख रहे हैं मेरा, तो आप चैनल पे जाके मोल फ्रैक्शन के लिए अलग से एक लेक्चर दिया हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा। उसमें मैं एक लेक्चर में सिर्फ मोल फ्रैक्शन बताया है, और आप जान लो उसी जो पहले बताया है उसी का अब यहां पे एप्लीकेशन हो रहा है। तो मोल फ्रैक्शन, तो इंडिविजुअल मोल सॉल्वेंट का आप वहां फिगर से देखिए, कैपिटल एन n/n+n, ये स्मॉल एन सॉल्यूट का मोल है। ये प्रोपोर्शनल था, प्रोपोर्शनल हटाइए, इज इक्वल टू देंगे और एक कांस्टेंट लाएंगे, दिस इज प्रोपोर्शनली कांस्टेंट। और इस प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को हम लोग प्योर स्टेट के लेवल से निकालेंगे। तो अभी ये इक्वेशन नंबर मैंने फर्स्ट माना, तो पीएस इज इक्वल टू के इंटू n/n+n। कहते फॉर प्योर सॉल्वेंट, अगर मान लो कि ये जो है प्योर सॉल्वेंट हो, जब प्योर सॉल्वेंट होगा तो स्मॉल एन का वैल्यू 0 हो जाएगा, और स्मॉल एन का वैल्यू जब 0 होगा, यानी प्योर सॉल्वेंट जब होगा
तो ये जब स्मॉल n जीरो होगा तो ये PS भी PS नहीं रहेगा। जब प्योर सॉल्वेंट हो जाएगा तब तो वो P नॉट हो जाएगा। तो अब मैं लिखता हूं P नॉट, चूंकि यहां पे जीरो कर दिया तो प्योर सॉल्वेंट के लिए PS हो गया P नॉट K इंटू n बाई n का वैल्यू कितना होगा 1 हो जाएगा, यानी K का वैल्यू कितना P नॉट। फर्स्ट नंबर आपके सामने है, सेकेंड नंबर आपके सामने है, इस वैल्यू को हम लोग फर्स्ट में रखेंगे तो PS इज इक्वल टू P नॉट n बाई n प्लस n हुआ, P नॉट को इधर ला लीजिए, PS बाई P नॉट इज इक्वल टू n बाई n प्लस n हो गया। अब चूंकि एक्चुअल में यही रॉल्स लॉ है, लेकिन जो कैलकुलेशन का बेस है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट से रिलेट करके आता है। तो अब बताओ, ये है सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन और आपको मैंने मोल फ्रैक्शन में क्लियर बताया है कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन प्लस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। तो अगर इसको सॉल्यूट के टर्म में तोड़ेंगे तो दोनों का सम 1 है, तो 1 में से अगर इसको घटा दोगे तो सॉल्यूट का हो जाएगा। लेकिन क्यों घटाएंगे तो मैथ से, तो इधर भी 1 माइनस कर देते हैं, इधर भी, ये सिर्फ सॉल्यूट के टर्म लाने के लिए। तो 1 माइनस दिस 1 माइनस दिस, ये सोच कुछ और था, हालांकि मैथ्स में चलेगा, केमिस्ट्री में आगे कुछ सोच था इसीलिए ऐसा किए, लेकिन मैथ्स में तो कर ही सकते, इक्वेशन तो अभी आपका इक्वल है। तो 1 माइनस PS बाय P नॉट माइनस PS इज इक्वल टू 1 n बाई n प्लस n, माइनस n क्या होगा कैंसिल। अब देखो, अब जो सोच था वो देखिए, कल जो हम लोग पढ़े थे P नॉट माइनस PS बाय P नॉट, ये रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर हो गया। रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू n बाई n प्लस n। अब ये सुनिए गौर से, ये स्मॉल n बाई n प्लस n है, अर्थात ये अब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है। लॉ तो रॉल्स का ये है, ये रॉल्स लॉ है, लेकिन रॉल्स लॉ का जो लास्ट रिजल्ट आया वो लास्ट रिजल्ट ये आया जी कि रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर जो होता है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता है। ये लॉ को आप इस रूप में बोलोगे, ये लॉ तो नहीं कहलाएगा, लेकिन आप कर सकते हैं। मतलब अल्टरनेटिव वॉर स्टेटमेंट अगर रॉल्स लॉ का पूछा जाए, मैं अभी लिखूंगा, तो अल्टरनेटिव स्टेटमेंट ऑफ रॉल्स लॉ जो होगा, रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मैंने लिखा भी है, रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और दिस इज अल्टरनेटिव स्टेटमेंट ऑफ रॉल्स लॉ। आप दो तरह से समझ, मैं आपको फॉर्मूला याद रहेगा, अभी ए नंबर माना है, ए नंबर पे ही न्यूमेरिकल को बनना है, तो ए नंबर में माना हूं, ठीक। तो ए नंबर में P नॉट माइनस PS बाय P नॉट, जिसको लैंग्वेज में आप कहते हैं रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक। आइए अल्टरनेटिव स्टेटमेंट को आप ऐसे लिख लीजिए कि रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। दिस इज रॉल्स लॉ फॉर सॉल्यूट सॉल्वेंट सिस्टम। लेकिन हम आपको बोलते हैं ये फॉर्मूला हम जान लिए, इसके बेस पे एक्चुअल में आपसे कैलकुलेशन पूछा जाता है। तो आखिर इस फॉर्मूला के बेस पे कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या सब हमको फॉर्मूला के अलावा भी क्वेश्चन में काम कर सकता है, उसके लिए मैं टॉपिक लेता हूं कैलकुलेटिंग फंडा बेस्ड ऑन रॉल्स लॉ सॉल्यूट सॉल्वेंट सिस्टम। इस फॉर्मूला को ऑपरेट करना आपको सिखाएंगे, क्लियर है। और जब ये ऑपरेट करना आपको हो जाएगा तो हम लोग इस पे क्वेश्चन भी करेंगे। अभी करेंगे, पहले ऑपरेशन दिखाते हैं कि हाउ टू ऑपरेट रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, एंड देन हम लोग कुछ क्वेश्चंस को भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आइए जानते हैं ऑपरेशन। अब आइए, आपको जो मैंने ए नंबर फॉर्मूला लिया उसको थोड़ा सा और हम लोग क्या करते हैं, तोड़ते हैं। फॉर्मूला है P नॉट माइनस PS बाई P नॉट इज इक्वल टू n बाई n प्लस n, यानी रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। आप देखिए P नॉट माइनस PS बाई P नॉट इज इक्वल टू n बाई n प्लस n। तो P नॉट माइनस PS बाई P नॉट, ये तो सॉल्यूट का मोल है, तो मोल को मास के टर्म, क्योंकि क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाएगा तो मास ही देगा कि इतना ग्राम कोई सॉल्यूट यूरिया है
या ग्लूकोज है या ग्लिसरीन है, कोई भी सोल्यूट आपको क्या करेगा, सॉल्वेंट में मिलाएगा। शुगर है तो N को मैंने तोड़ा मास बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, मास बाय मॉलिक्यूलर वेट प्लस मास बाय मॉलिक्यूलर वेट। ये जो Y है ये मास ऑफ सॉल्वेंट है, मैंने सबको नीचे लिखा है। P नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, PS की बात करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, X मास ऑफ सोल्यूट, Y मास ऑफ सॉल्वेंट, W1 मास मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट एंड W2 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? एक चीज और, इस पे जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेटिंग आ जाए, मतलब अर्थमेटिक कैलकुलेशन ज्यादा आएगा। तो दो बात, अगर क्वेश्चन में सॉल्यूट का मात्रा विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट बहुत कम है तो उसको हम लोग बोलेंगे वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये सब चीज पे चर्चा किया था, तो मैंने लिखा फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि N इन मोल्स ऑफ सॉल्यूट वेरी लेस देन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और जब ये वेरी लेस देन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट होगा तो दोनों का जो समेशन होगा, ये समेशन कितना होगा हम, यानी सुनो मैं थोड़ा सा यहां पे डिस्कस कर दूं। N प्लस N को मैंने अप्रॉक्सीमेट कैपिटल N लिया है बिकॉज स्मॉल n इज वेरी लेस देन कैपिटल N। चूंकि आप कंपेयर कर रहे हैं, कैपिटल N स्मॉल n के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है, हमने इग्नोर कर, और जब इग्नोर करके लिखा तो अब आइए इक्वेशन नंबर A है, तो A नंबर में P नॉट माइनस PS बटे P नॉट, P नॉट माइनस PS बाय P नॉट, और यहां पे इस N को मैंने क्या किया, N प्लस N को N कर। कई बार जब मैं ऑफलाइन क्लास में क्लास लेता हूं तो कई बार स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन एराइज किया है कि सर आपने इस n को इग्नोर कर दिया, यानी स्मॉल n को इग्नोर किया, आपने यहां स्मॉल n को इग्नोर किया नहीं किया, यहां पे स्मॉल n को इग्नोर नहीं किया। तो दोस्तों आप लोग भी सुन लीजिए, दो तरह से मैं बात करूंगा। एक तो मैथमेटिकल बात कि मैथमेटिकली अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो इग्नोर का कंडीशन सिर्फ और सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन में होगा, मल्टीपल और डिवीजन में तो कभी इग्नोर हो ही नहीं सकता है। छोटा फिर से, इग्नोर सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन में होगा, मल्टीपल और डिवीजन में कभी भी इग्नोर नहीं होता है। ये तो मैथ के पॉइंट पे बोला। अब आइए कुछ मेरे तरफ से समझ लीजिए। मैं बोलता हूं किसी को छोटा या बड़ा कहना, अकेले में आप डिफाइन नहीं करते, छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, अमीर गरीब, ये जितना भी वर्ड है ये कंपेयर करने के लिए। अगर मैं आपको एक लॉजिक देता हूं, छोटा सा लॉजिक देता हूं, मैं कई बार इस तरह से क्लास में चर्चा करता हूं, आप लोग भी सुनिए कि अगर मान लो हम लोग किसी राशन की दुकान पे गए और वो राशन वाले से हमने पूरे मंथ का राशन लिया, और मान लो राशन का टोटल जो कॉस्ट हुआ वो मान लीजिए 5,001 रुपया, मैं मान के बोलूं, तो उस राशन वाले दुकान में, मॉल में मत नहीं, मॉल में वो 1 रुपया भी नहीं छोड़ता है, लेकिन अगर वो राशन की आप दुकान में अपने मोहल्ला में है और 5,001 का अगर आप सामान लिए, अगर उसको 5,000 रुपया दे दो तो बोलो वो 1 रुपया को दुकानदार छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा? खुशी से छोड़ता है। 5,000 रुपया लेगा, पूरे सामान को इज्जत से तुम्हारे हाथ में दे देगा, तुम्हारे गाड़ी में रख देगा और आपको अच्छे से नमस्ते बोल के विदा कर देगा। लेकिन आपने 1 रुपया कम दिया, क्यों? तो 5,000 के रिस्पेक्ट में वहां 1 का कोई वैल्यू नहीं, वहां नहीं वैल्यू है, तो 5,001 अप्रॉक्सीमेट हो गया 5,000। क्लियर? लेकिन उसी दुकान पे फिर आप जाइए, और जब उस दुकान पे आप फिर से जाइए कभी दूसरे दिन और एक माचिस ले लीजिए 1 रुपये का, और उसका आप पेमेंट नहीं करो तो क्या वो छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। माचिस आपको नहीं मिलेगा, मतलब वो 1 रुपया का ही है। आप याद दिलाओगे कि पिछले दिन तो आपने मुझे 1 रुपया छोड़ दिया था, तो वो कहेगा कि उस दिन आपने 5,000 का सामान लिया था। दुकानदार बोलता है कि आज लीजिए 5,000 का, आज लीजिए तो हम आपको 5 रुपया छोड़ दें। लेकिन अगर
₹1 का एक माचिस आप लेते हैं और उसको छोड़ने कहेंगे तो फिर वो नहीं छोड़ेंगे। यानी ₹1 अगर कोई बोले छोटा है या बड़ा है तो कहोगे किसके रिस्पेक्ट, यानी कोई भी नंबर अपने आप में न छोटा होता है, अपने आप में न बड़ा होता है, यानी इग्नोर हम लोग किसी के रिस्पेक्ट में करते हैं, कभी एक को हम लोग इग्नोर नहीं करें। अब तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। तो अब आपको ये n+n कैपिटल N लिया, स्मॉल n बहुत छोटा है, यहां पे अपने आप में सिंगल है इसलिए यहां पे इग्नोर नहीं होगा। तो P0 - PS/P0 n/n। लेकिन ये भी फॉर्मूला से हम न्यूमेरिकल बनाएंगे। अब देखो भाई P0 - PS/P0। अब थोड़ा सा इसके रिस्पेक्ट में देख लो, यहां पे a के रिस्पेक्ट में ये जो फॉर्मूला बनेगा वो कम कैलकुलेटिंग, यानी यदि क्वेश्चन में सॉल्यूट का मात्रा सॉल्वेंट से बहुत कम है, यानी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो आप ए नंबर को छोड़ करके बी नंबर से भी न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपका आंसर आएगा नंबर 2। 100% रिजल्ट तो एक्यूरेट रिजल्ट तो ए से ही मिलेगा, ये तो अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट। 100% एक्यूरेट रिजल्ट क्या होगा, ए से मिलेगा, ये अप्रॉक्स रिजल्ट देगा। लेकिन वेरी डाइल्यूट के लिए किसी भी एग्जाम में, किसी भी बुक्स और असाइनमेंट में अगर क्वेश्चन होगा तो इसी फॉर्मूला से आंसर आता है। और एक बात, ये दोनों के आंसर में बहुत ज्यादा का डिफरेंस भी नहीं होगा, क्योंकि आप टॉपिक याद कीजिए, मैंने लिखा है डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो ऐसा नहीं कि हमको इस टॉपिक में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन रहेगा, डाइल्यूट और वेरी डाइल्यूट है तो दोनों में गैप नहीं रहता है, बहुत का डिफरेंस नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी हम लोग अपने, तो फिर इसका यूज क्यों करेंगे, तो हम अपने टाइम बचाने के लिए करेंगे। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों से डिस्कशन करता हूं अभी। ए नंबर फॉर्मूला पे गौर से देखिए, ए नंबर फॉर्मूला क्या है, तो एक्यूरेट फॉर्मूला है और 100% एक्यूरेट रिजल्ट देगा। ये अल्टरनेटिव फॉर्म है, ये अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट देगा, लेकिन इसका भी यूज करेंगे वेरी डाइल्यूट पे, क्योंकि कैलकुलेशन क्या होगा, आसान हो जाएगा और यहां से थोड़ा कैलकुलेशन टफ होगा, तो टाइम बचाने के लिए हम लोग बी का यूज करेंगे। लेकिन हम आपको एक ऐसा फॉर्मूला देते हैं, एक ऐसा फॉर्मूला देते हैं जो फॉर्मूला, हम आपको एक ऐसा फॉर्मूला देते हैं जो फॉर्मूला रिजल्ट देगा ए के तरफ, मतलब एक्यूरेसी जो होगा वो ए के तरफ और कैलकुलेशन होगा बी के तरफ, मतलब सुविधाजनक होगा बी के तरफ, रिजल्ट देगा ए के तरफ। होगी ये कैसे पॉसिबल है, आइए एक फॉर्मूला की बात करते हैं जी, जो रिजल्ट देगा ए के तरफ और कैलकुलेशन देगा बी के तरफ। आइए उसके लिए एक और फॉर्मूला पे बात करते हैं। अब देखिए एक फॉर्मूला आपके सामने रखता हूं जिसका रिजल्ट जो है वह ए के तरह आएगा, एक्यूरेसी कैलकुलेशन का, और जो कैलकुलेशन का तरीका होगा वो बी से मिलता जुलता है। कहोगे कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। ध्यान रखिए, ए नंबर फॉर्मूला है P0 - PS/P0 = n/n+n। ये तो आप लोग जानते हैं, इसमें कुछ नहीं करते हो, ये ए नंबर है, हम एक्स्ट्रा इसमें कोई काम नहीं करेंगे। लास्ट रिजल्ट आप देखना, ये ए नंबर है। इस ए नंबर फॉर्मूला को आप लोग क्या करिए, एक बार पलटी मार दीजिए, ठीक है। पलटी मारा तो पलटी मारा, ये ऊपर ये नीचे, यहां ये ऊपर ये नीचे, ठीक है। पलटी मार दिया, अभी पलटी है, फिर पलटना नहीं है, फिर पलटेंगे। अब देखो n/n, फिर इतना 1 + n/n हो गया, क्लियर। और जब ये 1 + n/n हो गया, इस 1 को इधर ले जाओ तो P0/P0 - PS -1 = n/n होगा। अब ये 1 है तो आप एलसीएम ले लीजिए, P0 - PS, फिर यहाँ P0, ये माइनस है तो माइनस P0, और यहाँ का जो माइनस है माइनस प्लस P, तो प्लस PS, ये कैंसिल होगा। अब बचेगा PS/P0 - PS = n/n। और अब क्या करो, कुछ नहीं किए, पलटी मार के कैलकुलेट किए, और जब आप एक बार पलटी मारे थे तो एक बार और पलटी मार के सीधा हो, तो अब सीधा हो, पलटी मार के अब सीधा हो, तो P0 - PS ऊपर गया, नीचे PS = n/n, स्मॉल n।
ये सी क्या देखो, ए को ही सिर्फ अरेंज किया, ए नंबर को, यानी जहां पे आपको लगे कि ए नंबर फॉर्मूला लगाना है आप वहां पे सी नंबर लगाओगे तो रिजल्ट ए की तरह है, और वेरी डायल्यूट में आप बी से बना दो। दूसरी बात, अगर आपकी मर्जी हो कि हर जगह सी लगाए तो सही है, लेकिन कभी कभी बुक से आपको थोड़ा सा आंसर डिफर हो तो समझ लेना कि बुक का आंसर अप्रॉक्सीमेट है और आप हर जगह सी लगा रहे हैं, दैट मीन्स ये एक्यूरेट। नंबर पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस है। देखो कभी कभी बच्चा बोलता है ये तो बी है, बी नहीं, बी में यहां पी नॉट है। दूसरी बात, आप इस पूरे को गौर से देखो, इस पूरे को जो कल आप पढ़े थे इसको हम लोग रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर नहीं करेंगे, इसको हम लोग नहीं करेंगे। क्यों? रिलेटिव लोडिंग में यहां पी नॉट है, तो जब रिलेटिव लोडिंग निकालना रहेगा तो फिर आपको यही लगाना। अगर मान लो कहीं के साथ दे दिया इतना सोल्यूट इतना सॉल्वेंट, रिलेटिव लोडिंग क्या होगा, तो आप ऐसे नहीं, ये चूंकि ये रिलेटिव लोडिंग नहीं, ये तो एक फ्रेमिंग दे दिया मैं आपको कि आपका समय बचे, आपका कैलकुलेशन का टेंशन कम हो। चूंकि केमिस्ट्री में आपको मैं बोलता हूं कि केमिस्ट्री का जो कैलकुलेशन है वो अर्थमेटिक बेस्ड कैलकुलेशन है, थोड़ा सा टाइम लगता है। यही फिजिक्स का कैलकुलेशन थोड़ा सा आप लोगों को आसान लगता होगा क्योंकि वह कैलकुलस बेस्ड और ये प्योर अर्थमेटिक है, तो दोनों का मोड अलग है, इसीलिए यहां पे थोड़ा सा लेंदी हो जाता है कैलकुलेशन, और उसी लेंदी को थोड़ा सा अपने ढंग से आपको सहयोग के लिए हम अपने ढंग से एक फॉर्मूला आपको अरेंज करके दिए। क्लियर है? अब हम लोग का काम है न्यूमेरिकल बनाना। ये रॉल्स लॉ, एबीसी, 3 नंबर 3 फॉर्मूला आपको दिया हो। मैं एक बार कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटिंग फंडा देना चाहता हूं कि हम लोग को कहां कहां और क्या क्या बात पे अलर्ट रहना है, उसके लिए टॉपिक देता हूं। सुन लीजिए कैसे दे रहे टॉपिक कि कैलकुलेटिंग फंडा बेस्ड ऑन रॉल्स लॉ फॉर सोल्यूट सॉल्वेंट सिस्टम। क्लियर? आइए उसको राइट करेंगे और इसके तुरंत बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आपको कैलकुलेटिंग फंडा दे रहा हूं, कैलकुलेटिंग फंडा बेस्ड ऑन रॉल्स लॉ फॉर सोल्यूट सॉल्वेंट सिस्टम। कैसे न्यूमेरिकल बनेगा? हम लोग फॉर्मूला 3 पढ़ लिए हैं, पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट बराबर एन बाई एन फॉर वेरी डाइल्यूट, एंड पी नॉट माइनस पी एस बाय पी एस इज इक्वल टू एन बाई एन। ये है ए नंबर का अल्टरनेटिव गुना भाग आसान थी। आपके सामने फॉर्मूला भी है, देख लो, पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट, ये मास के टर्म में लिखा, चूंकि न्यूमेरिकल जो होगा वह मास के टर्म में बनेगा, आपके सामने है। पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट, एन बाई एन जो एक्स बाय डब्ल्यू वन, वाई बाय डब्ल्यू, यहां जो पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट, ठीक है, एक्स बाय डब्ल्यू वन, वाई बाय डब्ल्यू, चूंकि ये सी नंबर है। अब आइए इसमें एक टर्म जो आता है, अगर क्वेश्चन में 100 डिग्री सी लगा है, गौर से 100 डिग्री लगा है, केल्विन में 373 होगा, और वाटर यदि प्योर सॉल्वेंट है, वाटर यदि प्योर सॉल्वेंट है, तो उस कंडीशन में वाटर का वेपर प्रेशर आप 1 atm लेना, यानी 100 डिग्री सी पर वाटर का वेपर प्रेशर, नॉर्मली अर्थ के लिए वाटर का वेपर प्रेशर 1 atm, एटीएम में 1, और एटीएम को आप बदलो डिफरेंट यूनिट में, तो एमएम में 760, सीएम में 76, टॉर में 760, वही 760, और बार में भी अप्रॉक्सीमेट 1 बार कैलकुलेशन में 1 लेके ही चलते। क्या बोला मैं? ये न्यूमेरिकल में दिया नहीं रहेगा। 100 डिग्री सी पर यदि वाटर है तो वाटर का वेपर प्रेशर, यानी प्योर वाटर का वेपर प्रेशर 1 atm, 760 cm, 1 atm, 76 cm, 760 mm and 760 torque and 1 bar। क्लियर? एक बात थोड़ा थोड़ा मैं लैंग्वेज पे, कई बार बच्चा बाय मिस्टेक से कभी लैंग्वेज को पकड़ नहीं पाते हैं, इसलिए भी दोनों बात, कभी आप लाइटली पढ़ के निकल गए तब भी गलती करते, कभी आप समझ ही नहीं पाते, तो जो गलती नॉर्मल एक कॉमन स्टूडेंट करता है, मैं उस गलती पे थोड़ा फोकस करके अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखो क्या होता है, लैंग्वेज कहेगा एक सॉल्वेंट है, उसकी वेपर प्रेशर प्योर इतना है, गौर मान लेता हूं वो वेपर प्रेशर मान लो 50,
प्योर का वेपर प्रेशर 50, ठीक। क्योंकि व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, कुछ भी मान देगा, इतना ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड टू दिस सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर डिक्रीज बाय 10। तो देखो 50 था सॉल्वेंट का, डिक्रीज बाय 10, तो कितना बच्चा क्या करेगा, उस 10 को पीएस मान लेगा। कहां दिया पीएस? कहता है जो 50 था और 10 कुछ सॉल्यूट जो मिलाया, तो उस 50 से डिक्रीज कर गया बाय 10। इतना सिंपल बात है, 10 से डिक्रीज किया, तो 50 में से 10 गया, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा? 40 होगा, अगर 50 रहेगा तब। क्लियर है? तो अगर बाय से करें, देखिए बाय इतना से, तो बाय सॉल्वेंट माइनस वो जो टर्म रहेगा वो होगा सॉल्यूशन। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में दे दे कि ए सॉल्वेंट जिसका वेपर प्रेशर 50 है, उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज टू 10, 50 चेंज टू 10, अब बाय 10 नहीं है, तो वही 50 अब 10 हो गया, तब जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो 10 होगा। बाय और 2 तो जनरल इंग्लिश है, लेकिन फिर भी एक कॉमन स्टूडेंट को जो गलती होता है एवरेज स्टूडेंट को, तो मैं उस पर डिस्कस कर दिया। अगर आपको कहेगा कि 50 चेंज टू 10, तो वो 10 पीएस है और पी नॉट 50 और डिफरेंस 40, लेकिन कहेगा 50 चेंज बाय 10, ये 10 से, तब क्या होगा? 50 पी नॉट है, 40 जो है वो पीएस है और डिफरेंस क्या है? 10। क्लियर है? हमने यहां पे इसको राइट भी किया है, गौर से देख लीजिए। वे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, देखो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड टू सॉल्वेंट, देन सुनो, वेपर प्रेशर डिक्रीज बाय, डिक्रीज पढ़ रहे हैं, डिक्रीज बाय x, जब डिक्रीज बाय x है तो देखो देन पीएस इक्वल टू पी नॉट माइनस एक्स, पीएस पी नॉट माइनस एक्स, चूंकि ये बाय x है, और डिक्रीज टू x है, अगर कहते डिक्रीज टू x, ये 2 लग जाए तो पीएस क्या है? वही x, तब जो डिफरेंस होगा वो पी नॉट माइनस एक्स, वो लोअरिंग हो जाए पी नॉट माइनस एक्स। लेकिन अगर आपको वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का दे दे और सॉल्यूशन का कभी क्लियर दे दे, तब तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ऐसे लैंग्वेज में कई बार बच्चा मिस्टेक से या नहीं समझे, बाय 2 पे फोकस नहीं करके भी आप गलती करते हैं। आइए, मैंने अभी जो रॉल्स लॉ पे काम किया, 3 फॉर्मूला आप लोग के पास है, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट बराबर एन बाई एन, जो वेरी डाइल्यूट के लिए है, और एक जो आपको मैंने अपने ढंग से फॉर्मूला दिया है कि पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस इज इक्वल टू एन बाई एन, उससे भी हम काम करेंगे। लेकिन फिलहाल इस पे हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद की बात करेंगे अगले लेक्चर में। लेकिन फिलहाल अभी कुछ क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, एक साथ मैंने क्या किया, 2 क्वेश्चन को राइट किया, एक साथ 2 क्वेश्चन को राइट किए हैं। आइए उस दोनों क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, दोनों को हम सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद आप लोग सॉल्व कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी हमसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का वेट मांग रहा है, वेट, ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 40 दे दिया, मॉलिक्यूलर वेट 40 दिया, ये W 40 दिया है, X का वैल्यू मांग रहा है, कहते हैं व्हिच शुड बी डिसॉल्व्ड इन 114 ग्राम ऑक्टेन। अब ऑक्टेन की बात होगा तो ऑक्टेन के बारे में आप लोग जानते होंगे, C8 होगा और H18 होगा। क्लियर है? ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर, आप देखो लैंग्वेज, कहते वेपर प्रेशर रिड्यूस इट वेपर प्रेशर टू 80%। देखो जो भी होगा तो यहां पे 2 लगा है कि 80% रिड्यूस टू, यानी मान लो पहले 100 होगा तब 80 हो गया, पहले 10 हो गया तब 8 हो गया, 80% हो गया है। अगर आता कि क्या रहता कि बाय यहां पर आता बाय 80%, तो पहले 100 था अब 20 होता, पीएस 20 होता, लेकिन यहां पे यही पीएस, इसीलिए मैं पढ़ाया आपको पीछे डिस्कस करके कि 2 और बाय। अब तो बड़ा सिंपल है, देखो ऑक्टेन यहां पे सॉल्वेंट है C8 और H18,
तो C8 और H18 का मॉलिक्यूलर मास कहेंगे तो 114 होता है। अब देखो फॉर्मूला, अब यहां पे आपको मास निकालना है। आप मेरे विचार से, मेरा C नंबर लगाओ, A से भी बनेगा, B से भी बनेगा, C से, लेकिन हम लगाते हैं P0 माइनस PS बाई PS इज इक्वल टू N बाई N। आप चाहो तो A नंबर से भी सॉल्व करो, गुना भाग टफ होगा, लेकिन चेक करना रिजल्ट नहीं है। सुनो, अब P0 का वैल्यू मैंने 100 ले लिया, मैंने माना। आप X भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो, कुछ भी ले लो। परसेंट में दिया था 100 नहीं है, इट्स सिंपल, कुछ भी ले गुना भाग ही होगा। तो 100 माइनस PS ने दिया 80, तो 80 डिवाइडिंग बाय 80। देखो ये C नंबर फॉर्मूला है, ये डिवाइडिंग बाय 80 C नंबर से, और इज इक्वल टू X बाय मॉलिक्यूलर वेट 40 दिया हुआ है सॉल्यूट का, इनटू कहता है 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन, 114 बाय W2, ये भी 114। देखो ये और ये कैंसिल हो जाए। अब मुझे X निकालना है, गौर से देखो मौखिक कैलकुलेशन, ये दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस कितना होगा बोलिए? तो 20, तो 20 बाय 80 इज इक्वल टू X बाय 40, 40 से 80 काटोगे तो 20 बाय 2 कितना 10, यानी X इज इक्वल टू 10। आंसर मैंने क्वेश्चन का वहां लिख दिया है, X इज इक्वल टू 10। देख लो X का वैल्यू कितना हो जाएगा, X इज इक्वल टू 10। अगर इसी में कोई बच्चा क्या करता है, इसको मान लेता PS ले लेता 20, अगर यहीं पे PS 20 लोगे तो सब कुछ गलत हो जाएगा, क्योंकि 100 to 80 हुआ है। हाँ 20 तब लेते जब इसी में बाय लगा दो तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ और होता है। तो कंसेप्ट रहिएगा। एक और क्वेश्चन है उसको देखिए, कहते हैं 10 ग्राम ऑफ ए सर्टेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब देखो यहां पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का नाम नहीं दिया, लेकिन फिक्स है जिसका मास 10 ग्राम है, X यहां 10 है। वेट डिसॉल्व इन 100 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री। देखो ये 20 डिग्री है, और मैंने वाटर का वेपर प्रेशर पीछे बोला है 100 डिग्री पे 1 atm, यहां 1 atm नहीं चलेगा क्योंकि 100 डिग्री पे वो होता है। कहता है द वेपर प्रेशर वाज लोअर्ड फ्रॉम इतना mm टू इतना, यहां से यहां हो गया, यानी ये सॉल्वेंट का है और ये सॉल्यूशन का है। और मेरा एक्चुअल कंसेप्ट ये सॉल्वेंट का है जब अकेले है, ये भी सॉल्वेंट का है जब सोल्यूट के साथ है, जब वो 10 ग्राम मिला है, और इसीलिए इसको सॉल्यूशन का कहते हैं। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट। तो फॉर्मूला आपको फिर से देता हूं, P0 माइनस PS बाय PS इज इक्वल टू N बाई 2। कोई डाउट? ये C नंबर से बना रहा हूं। अब देखो P0 है 17.355 माइनस 17.2350 बाय PS 17.2350। क्लियर? P0 माइनस PS बाय P0 इज इक्वल टू N बाई N। ये 10 ग्राम, W निकालना है यहां पे। अब जो है ये कैपिटल N सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट यहां पे वाटर है, तो वाटर का मास 100 और वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना 80। बट जो तीसरा बट्टा W2 था मैंने ऊपर कर दिया 80। अब आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे, जो W होगा वो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, और W का वैल्यू आपके सामने है 257.45। तो ये था रॉल्स लॉ। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके ये करेंगे कि मुझे इस पे और क्वेश्चंस चाहिए, तो मैं, चूंकि ये तो 2 क्वेश्चन मैंने कर दिया, अगर आप कहोगे कि इस पे और क्वेश्चन चाहिए तो मैं अगला लेक्चर में पहले तो रॉल्स लॉ सॉल्वेंट सिस्टम दूंगा, लेकिन जब वो भी रॉल्स लॉ में अगला लेक्चर में दे देता हूं, तो फिर एक लेक्चर अलग से ले लेंगे, दोनों रॉल्स लॉ पे मिक्स करके सिर्फ रॉल्स लॉ पे न्यूमेरिकल एक लेक्चर ला देंगे, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन रॉल्स लॉ। लेकिन जो आज कंसेप्ट लिए उस कंसेप्ट का फॉर्मूला सीखे, फॉर्मूला का एप्लीकेशन सीखे। आप चाहो तो कहीं से भी अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जितना बात मैं बोला हूं आपसे क्वेश्चन बनेगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कीजिएगा, इस पे और क्वेश्चंस कराइए, हम क्वेश्चन देंगे। और मैं थोड़ा सा और तैयारी कर रहा हूं कि आप लोगों तक क्वेश्चन में कैसे PDF फॉर्म में भेजूं, कैसे अपलोड करूं, इस सब चीज की तैयारी चल रही है, तो वो सूचना आप लोग को मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।